Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. So in the previous lecture we studied analyzing 5 different graphs which we named graph analysis. So our 7th learning outcome is estimations. First of all, we must know what estimation means. It is a rough calculation of the value, number, quantity or extent of something. हम आसान अल्फाज में उसको ये कह सकते हैं कि एस्टिमेशन एक अंदाज़ा होता है एक पर्टिकुलर नंबर, क्वांटिटी या एक्सटेंट ऑफ समथिंग या एक वैल्यू के बारे में एक अंदाज़ा होता है। एक बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम देखें कि एक बंदे का, एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का एवरेज मास कितना हो सकता है। अब हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक मास होता है, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो एवरेज मास ज़्यादातर 70 kg होता है। तो ये आपने एक एस्टिमेशन की, एक आपने एस्टिमेट लगाया, एक अंदाज़ा लगाया कि इतना हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फास्ट रनिंग रोड के ऊपर एक कार की क्या एवरेज स्पीड होगी, 100, 110, जितनी भी। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएंगे डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ समथिंग के बारे में। अब एस्टिमेशंस में हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि हमारे जितनी एस्टिमेशंस हैं बहुत ज़्यादा एस्टिमेशंस है, इसलिए उनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। हमने उसको क्या किया कि हमने उसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि याद करना उसको आसान हो जाए। तो हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स में से जो हमारा सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 है वो है डेंसिटीज़। हम डिफरेंट चीज़ों की डेंसिटीज़ के बारे में एस्टिमेट लगाएंगे और वो एस्टिमेट्स आप अपने क्वेश्चंस के आंसरिंग में भी यूज़ करेंगे। फिर हम जो ग्रुप नंबर 2 है वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम्स, पार्टिकल्स, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो जो उसके सब पार्टिकल्स और पार्टिकल्स कवर होते हैं, एलिमेंट्स कवर होते हैं, उसके बारे में जो एस्टिमेट्स होंगे हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। फिर हमारे ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास वेव्स के बारे में आएगा कि वेव्स में आपके पास पता है आपको फ्रीक्वेंसीज आती हैं, वेवलेंथ्स आती हैं और डिफरेंट वेव्स की स्पीड्स आती हैं, तो हम उनका जिक्र करेंगे। फिर हमारे पास ग्रुप नंबर 4 जिसमें जनरल थिंग्स हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल मास की दी थी वो एक जनरल थिंग थी। इसी तरह आप अगर आप देखें तो एक कार की लेंथ कितनी होगी, एक कार का मास कितना होगा, एक ह्यूमन बीइंग का मास कितना होगा, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो ये जनरल थिंग जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं या यूज़ करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में इस 4th ग्रुप में जिक्र करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप नंबर 1 जो कि है डेंसिटीज़। अब इसका जो मैंने एक टेबल बनाया है वो कुछ ये है कि सबसे पहले आपको जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपको एस्टिमेट, फैक्ट या क्वांटिटी जो आप कहें आपको वो मिल जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी वो ये। सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में जिक्र करेंगे एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह फिर डेंसिटी ऑफ वाटर की मैंने 1000, डेंसिटी ऑफ ऑयल 800, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13600। तो ये डेंसिटी ज़्यादातर एग्जामिनर पूछता है AS के लेवल में, यानी कैम्ब्रिज बोर्ड में। इसके बाद हम ग्रुप नंबर 2 में चलते हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें डिफरेंट हमारे पास टेबल्स हैं। सबसे पहले हम टेबल नंबर 1 देखेंगे। उसमें हमारे पास साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 × 10⁻⁻15। फिर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 तक रेंज करता है। डायमीटर ऑफ एटम देखें आप 10⁻11 से 10⁻10 तक। डायमीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल 10⁻14 से 10⁻15। ये रेंज आपको याद हो, आप कोई भी इसके बिटवीन जो सी वैल्यू लिखेंगे वो इंशाल्लाह करेक्ट ही होगी। फिर हमारे पास जो इसका ग्रुप नंबर 2 है वो है अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो मैंने टेबल्स को जो अलग किया वो ये किया कि एक टेबल एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप टेबल नंबर 1 देखें उसमें डायमीटर है, साइज वगैरह है। दूसरे में हमारे पास अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये हैं तो सब हेडिंग्स हैं ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ही ज़्यादातर केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होता है, वो होता है 6.023 × 10⁻23। इसी तरह हमारे पास जो इसका
टेबल नंबर 3 है, उसमें हमने मास का जिक्र किया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27 और मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 2 × 10⁻26। ये याद रखना है आपने, जो मैंने इसमें कार्बन नंबर 12 लिया है पीरियोडिक टेबल से। अब हम एस्टिमेशंस के ग्रुप नंबर 3 में जाएंगे, जो कि था वेव्स के मुतल्लिक। अब इसमें भी मैंने डिफरेंट टेबल्स को अलहदा किया है, क्लासिफाई किया है, इस लिहाज से कि एक टेबल मास को रिप्रेजेंट करेगा, एक टेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इसमें लाइट का भी जिक्र करेंगे, इंफ्रारेड का भी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी करेंगे और साउंड वेव्स का भी जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले टेबल नंबर 1 हमारे पास वेवलेंथ्स का है। अब वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट देखेंगे, वो 10 से 400 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट देखें इन वैक्यूम, वो 700 नैनोमीटर है। फिर ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट इन 1 मीटर, वो आपके पास 1.8 × 10⁻6 आ जाएगा वेव्स पर मीटर। अब हमारे पास जो टेबल नंबर 2 है, इसमें मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र किया। अब आप कहेंगे वेव्स में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्यों जिक्र किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं लाइट के बारे में बताऊंगा, स्पीड्स ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा, स्पीड ऑफ लाइट्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि आपको सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हों। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होंगे सबके, तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देखें, वो 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है, वो 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। मैंने एयर का नहीं लिखा क्योंकि एयर का तो एक बहुत नॉर्मल और सबको पता होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पीड्स ऑफ लाइट की तरफ। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखें तो वो आपको पता है 3 × 10⁸ है। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम निकालनी हो, कोई भी मीडियम आ जाए, आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर दें उसी रिस्पेक्टिव मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, जो कि है n। ठीक है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय n। अब आपने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, आप क्या करें, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय उस ग्लास का n। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डोनेट करते हैं, तो ग्लास का है 1.5 और 3 × 10⁸ को 1.5 से डिवाइड करें, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी। इसी तरह एयर आपको पता है क्योंकि वो 1 होती है, तो आप 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, 1, तो आप उसको करेंगे तो आपके पास 3 × 10⁸ ही आएगा। तो इसी तरह वाटर का भी करेंगे, आपके पास उसका भी आ जाएगा, डायमंड का करेंगे उसका भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, क्योंकि वो स्पीड था, मैंने इसलिए उसको इसी कॉलम में रखा। तो अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो आपके पास 330 ms-1 आता है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 आता है और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स 4000 से लेके 5000 तक आता है। तो आप देखिए स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि साउंड की ट्रैवलिंग का ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग से ही होता है। अब आपके पास जो अगला टेबल आता है वो है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस देखें तो 10⁻9 से लेके 10⁻14 तक होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो 10⁻4 से लेके 10⁻9 तक का ही होता है। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 4, जो कि बहुत इजी है, जनरल थिंग्स के बारे में। इसमें जो मैंने सबसे पहले जो इसका एक टेबल डिफाइन किया है वो कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आपको पता है डिग्री सेल्सियस में, बेहतर है आप केल्विन में दें क्योंकि एग्जामिनर भी केल्विन में पूछेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा केल्विन जो है एक बेस यूनिट है, और बेस यूनिट क्या है, जो कि इंटरनेशनली जिस यूनिट में बात हुआ करती है तो केल्विन में ही बात होगी। तो 310 आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जब आते हैं, आपको पता है आप 273 को प्लस करते हैं बीच में, तो आपके पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। 310 केल्विन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है। फिर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ ह्यूमन हेड, ये ऐसी क्वांटिटी है कि आप खुद भी फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक रूलर लें और अपने सर को, अपने हेड को डिफरेंट डायमेंशन से मेजर करें। एक आप सामने से कर लें, फिर आप एक डायगनली कर लें और एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर लें। तो आप इसको 3 डिफरेंट आपके पास जब डायमेंशंस आ जाएं, आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसी रेंज में आंसर आएगा। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आप फिजिकली खुद भी परफॉर्म करके कर सकते हैं। तो ये 1800 से 2500 सेंटीमीटर क्यूब की रेंज में आता है। फिर हाइट ऑफ अ रूम इन
हाउस ज़्यादातर लोगों को फीट में पता होता है, लेकिन आप अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 मीटर ही बनता है। फिर आपके पास डायमीटर ऑफ पेंसिल, आप पेंसिल ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप रूलर लें और अपनी पेंसिल को मेजर करें उसका डायमीटर, तो आपके पास 0.5 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान ही कोई वैल्यू आएगी। फिर आप डायमीटर ऑफ अ हेयर स्ट्रैंड, ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। आप ढेर सारे हेयर्स को पकड़ें और उनका डायमीटर लेके एवरेज आप एक जनरली सोचें कि आपने अराउंड कितने हेयर्स पकड़े होंगे, आप उसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 0.05 से 0.1 mm के बीच में ही आएगा। ये तो वाकई इम्पॉसिबल बात है कि आप एक हेयर का डायमीटर ले सकें, इसीलिए आप ज़्यादा से नंबर ऑफ़ हेयर्स आप पकड़ें, उसका डायमीटर लें और उसको एक एवरेज सोचें कितने आपने हेयर्स पकड़े होंगे, अराउंड 100, 50, 150 जितने भी, आप उसको उससे डिवाइड कर दें। फिर आप नंबर ऑफ़ जूल्स इन 1 केवी आवर, ठीक है, किलो वाट पर आवर, तो ये आपके पास 36 लाख जूल्स बनते हैं, जो कि है तकरीबन 3600,000 जूल्स। फिर आपके पास आता है अगला टेबल जो कि है, अब आप देखें ये मैसेस के बारे में है। मैस ऑफ एन ऑरेंज, ये जनरली पता है ये 100 से 150 के करीब होता है। मैस ऑफ एन एप्पल 200 से 300 तक आता है। उसके बाद मैस ऑफ अ सेल फोन 80 से 100 ग्राम। मैस ऑफ अ 30 सेंटीमीटर रूलर 20 ग्राम के करीब होता है। मैस ऑफ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर 80 से 100 ग्राम। मैस ऑफ अ प्रोटेक्टर 5 टू 10 ग्राम। मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 kg ही होता है। 1 लीटर का मैस 1 kg ही होता है। इसलिए अगर आप जनरली सोचें तो लोग जो जनरल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं वाटर या कोई भी लिक्विड सच एज मिल्क के बारे में जो कंसेप्शन यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर 1 kg बोल रहे होते हैं उसके बारे में, तो वो कोई डिफरेंस नहीं लाता क्योंकि 1 लीटर और 1 kg का मैस सेम होता है। फिर आप मैस ऑफ एन एवरेज ह्यूमन, जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल आपको दी थी, वो 80 kg 70 kg इतना ही होता है। लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज ह्यूमन का होता है मैथ्स वो 80 भी होता है, लेकिन आप 70 अगर लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जो एथलीट होता है उसका आप 80 लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो एथलीट होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है। उसके बाद हमारे पास अब स्पीड्स का आ गया। अब स्पीड ऑफ अ जंबो जेट देखें वो 220 ms-1 के करीब ही होता है। फिर स्पीड ऑफ एन ओलंपिक एथलीट इन अ 100 मीटर रेस, तो अगर आपके पास कोई भी, आपको किसी भी एथलीट का स्पीड पता है आपको, तो जिस तरह जो हमारे पास फास्टेस्ट रनर है उसकी आपको पता है, जो बोल्ट है उसकी अगर आपको स्पीड पता है तो आप उसको किसी भी फॉर्मूला में डाल के करें तो आपके पास 10 ms-1 की ही तक स्पीड आएगी। फिर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अगर फ़र्ज़ करें आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता तो आप क्या करें कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है 1/2 mv²। आप क्या करें 1/2 लिखें, मल्टीप्लाई करें उसके मैस। एक एथलीट का तकरीबन मैस कितना होगा, 80 kg ही होगा। आप 80 लिखें, मल्टीप्लाई करें उससे उसकी स्पीड के साथ, जो कि ऊपर मैंने मेंशन कर दी 10 ms-1 करें, आपके पास आंसर 4000 ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टेबल की तरफ, जो कि है एक लेंथ ऑफ अ कार। लेंथ ऑफ अ कार तकरीबन 4 मीटर ही होती है। और इस तरह ये हमारे पास एस्टिमेशंस ख़त्म होता है। ये एक जनरल अंदाज़ा होता है। आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, आपको इसके अराउंड कोई वैल्यू पता हो कि मैस ऑफ अ 30 सेंटीमीटर रूलर आपको नहीं पता चल रहा क्या है, आप उसी वक्त अपना रूलर पकड़ के देखें, आप जनरल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इतना मैस होगा, आप उसको डालें, लेकिन आप अंदाज़ा वैसे लगाएं जो कि एक्सेप्टेबल भी हो। ठीक है, आप कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं लगा सकते। ज़्यादातर मैंने इस तरह के भी सवाल देखे हैं कि आपके पास वो पूछ लेता है कि एक पेज का डायमीटर कितना होगा, तो उस केस में भी आप यही कर सकते हैं, या विड्थ कितनी होगी, तो आप ये करें, सॉरी विड्थ कहेंगे, कि एक पेज की विड्थ कितनी है, तो आप उस पर ढेर सारे पेजेस पकड़ के उनकी आप विड्थ लेके उसको डिवाइड कर सकते हैं, आपने जितने भी नंबर ऑफ पेजेस पकड़ा, तो ये आप जनरली परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये एज सच आपको एग्जैक्ट याद नहीं हो, लेकिन अगर आपको रेंज इसकी पता हो तो ये मुश्किल नहीं है। थैंक यू।